Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to discuss the role of respiratory pigments as well as the lung capacities. So let's move to the classboard. So dear students, role of respiratory pigments तो डियर स्टूडेंट्स दो तरह की रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं ह्यूमंस के अंदर और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। उनको हम कंपैरिजन में स्टडी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दो ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो कि डिस्कस की गई हैं हमारे बुक के अंदर, और यही मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं। नंबर 1 इज हीमोग्लोबिन, and number 2 is myoglobin. So we are going to compare them with each other in order to learn properly. क्योंकि कंपैरिजन में जो चीज़ स्टडी की जाए स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है। सो जहाँ कहीं पे भी पॉसिबल होता है, जहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, मैं ज़रूर इस चीज़ को फेवर करता हूँ कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को कंपैरिजन में चीज़ें करवाई जाएँ। ख़ास तौर पर मेडिकल की जो स्टडी है डियर स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन के ऊपर बहुत बेस करती है, कंपैरेटिव स्टडीज़ के ऊपर। सो हीमोग्लोबिन के हवाले से डियर स्टूडेंट्स हम बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी, और इस चैप्टर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने पढ़ी, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में इसका रोल पड़ा। ठीक है, सो इट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इट इज़ द मेन respiratory pigment present in, जी तो डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर होती है ये? यस यू आर राइट, इन एरिथ्रोसाइट्स। It is present in erythrocytes, means the RBCs. क्लियर? जबकि मायोग्लोबिन, मायो जहां पर भी वर्ड आया मायो, याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, मायो मीन्स मसल्स, मसल्स। क्लियर? सो इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट present in the muscles. Clear? So myo means muscles. इसी वजह से इसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मसल हीमोग्लोबिन। किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मायोग्लोबिन को। क्लियर? नंबर 2, hemoglobin is made up of 4 polypeptide chains, और होपफुली बहुत अच्छे से याद आपको, 4 polypeptide
chains. कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स? 2 alpha and 2 beta chains. Clear? While as far as myoglobin is concerned, myoglobin is made up of only one polypeptide chain. Clear? So, two differences. Number 3, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो आपको याद है हर अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड्स थे? 141 और हर बीटा चेन में 146. सो टोटल मेकअप ऑफ 574. सो हीमोग्लोबिन हैव, हम पूरे हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, 574 amino acids. Clear? जबकि मायोग्लोबिन, चूंकि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, शॉर्ट चेन है, मायोग्लोबिन और द मसल हीमोग्लोबिन हैव 153 amino acids. Clear? So 3 differences. 1 and 2 and 3. Clear? Now the 4th difference. Hemoglobin transports oxygen while the myoglobin acts as intermediate. एक तो ये इंटरमीडिएट का काम करती है बिटवीन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से इसको लिया, to aerobic metabolism of muscles. तो उसको वहां से लेकर मसल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया. क्लियर? मायोग्लोबिन इंटरमीडिएट के तौर पर एक्ट कर रही है किसके दरमियान? हीमोग्लोबिन से लिया और उसको एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो रही है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है मसल्स के अंदर, तो उसको पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया. और दूसरा, इट कैन ऑल्सो स्टोर ऑक्सीजन, ये स्टोर भी कर सकती है, जबकि हीमोग्लोबिन इट कैंट. हीमोग्लोबिन can't store oxygen. Clear? The hemoglobin increases the oxygen carrying capacity of blood up to 75 times. याद रखिएगा इस बात को,
75 टाइम्स, इसको मार्क कर लें एमसीक्यूज के लिए। 75 टाइम्स ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन ड्यू टू स्ट्रक्चर, वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं किस वजह से। और जबकि जो मायोग्लोबिन, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द मायोग्लोबिन has comparatively less capacity to transport oxygen. And finally, one more difference is there, that hemoglobin have a relatively less affinity to bind with oxygen. अब यहाँ पर जिस सेंस में बात कर रहा हूँ वो मायोग्लोबिन के साथ कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है, रिलेटिव टर्म्स में बात हो रही है क्योंकि हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को कंपेयर करें, ये इन जनरल बात नहीं हो रही डियर स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो मायोग्लोबिन की निस्बत द हीमोग्लोबिन दे हैव लेस एफिनिटी। एफिनिटी कहते हैं कि एबिलिटी टू अटैच द ऑक्सीजन। मतलब अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन है और यहाँ पर मायोग्लोबिन है और ऑक्सीजन को अगर रिलीज कर दिया जाए तो ऑक्सीजन सबसे पहले मायोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाती तब तक वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगी। सो इट हैज ग्रेटर अफिनिटी, क्लियर। सो मायोग्लोबिन have a relatively greater ability to bind with oxygen. तो ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। यहां पर इन जनरल हीमोग्लोबिन की बात नहीं हो रही है, यहां पर मायोग्लोबिन के साथ कंपैरिजन में बात हो रही है कि अगर मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को कंपेयर करें तो मायोग्लोबिन की ज़्यादा यानी कि एफिनिटी है टुवर्ड्स द बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, जबकि हीमोग्लोबिन कंपैरेटिव टू द मायोग्लोबिन वो कम है, ठीक है। सिर्फ इनके कंपैरिजन की बात हो रही है। और डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ येलो बॉक्स और उसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज डाइविंग रिफ्लेक्स। व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स? डाइव किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? डाइव का मतलब होता है गौताखोरी। रिफ्लेक्स आपको पता है ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर बॉडी के, क्लियर। सो what is diving reflex? It is the reflex which is seen in cetaceans. इसमें keywords मैं लिख देता हूँ, cetaceans, उसको इसके मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं। cetaceans बेसिकली कहा जाता है marine mammals, ऐसे mammals जो marine होती हैं यानी पानी में रहने वाले, aquatic marine environment, seas, sea water and the oceans of order, और ये इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, of order Cetaceae, clear, of order Cetaceae, for example whales or dolphins. So these are known as cetaceans. तो ये रिफ्लेक्स उनके अंदर देखा जाता है।
ये वर्ड लिखा हुआ cetaceans का, तो इसकी मीनिंग मैंने बता दिया. So they can, the cetaceans can live in oceans without coming on surface for about 2 hours. चूँकि मैमल्स हैं तो मैमल्स के अंदर गिल्स नहीं बल्कि लंग्स होती हैं, तो लंग्स के लिए हवा यानी जो ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसी के ज़रिए ब्रीथ करना है. तो हैं तो मैमल्स लेकिन मैरीन हैं. तो अब जब ये गोता लगाते हैं, डाइव करते हैं, तो 2-2 घंटे तक पानी के अंदर रह सकते हैं, उन ओशंस के बगैर ऊपर आए पानी के अंदर. ठीक है, पानी से बाहर आए, सरफेस पे आए बगैर 2-2 घंटे तक, 2 आवर्स के लिए. अब होता क्या है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो when these animals dive to their limits, जैसे ही उनकी वो लिमिट्स में डाइव करते हैं, the reflex is automatically, चूंकि रिफ्लेक्स होते ही ऑटोमेटिक है, is initiated and following changes occur. तो ये जो अब चेंजेस आपको बताने जा रहा हूं वो इनकी बॉडी के अंदर तब्दीलियां रूनुमा होंगी. और वो क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1, ब्रीदिंग stops. Breathing का process stops, सांस बंद. Number 2, their heart rate decreases, वो कम हो जाता है. कितना कम हो जाता है? Up to 1/10. Clear? 1/10 जिनका कम हो जाए. लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर उस मैमल का हार्ट रेट है 100 बीट्स पर मिनट, तो वो कितना रह जाएगा? 1/10 का क्या मतलब हो जाएगा? 10 बीट्स पर मिनट पे आ जाएगा. ठीक है, 10 गुना कम हो जाएगा उसका. सो 1/10. नंबर 3, द ब्लड इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड. और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? ब्लड विल बी प्रोवाइडेड टू हार्ट, सबसे पहली चीज हार्ट एंड ब्रेन. हार्ट और ब्रेन को पहुंचाया जाएगा सिर्फ बिकॉज they can least tolerate anoxia. लीस्ट का मतलब सबसे कम. लीस्ट टॉलरेट, सबसे कम सलाहियत है टॉलरेट करने की, anoxia. And what is anoxia? Anoxia means the complete deficiency or absence of oxygen. इसे एनॉक्सिया कहा जाता है. तो चूंकि ये सबसे कम सलाहियत है डेफिशिएंसी या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को टॉलरेट करने की, तो ब्रेन और हार्ट को पहुंचाया जाएगा.
Number 4, the muscles start anaerobic respiration इनके मसल्स में anaerobic respiration स्टार्ट हो जाएगी. And number 5, skin and other tissues are least supplied by blood. सिर्फ इतना ब्लड के वो जिंदा रह सकें. सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिल्कुल स्टॉप कर दी जाती हैं, ना होने के बराबर. क्लियर? क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल होती है उनमें मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो उसको कम कर दिया जाएगा. और फिर ये 2 घंटे तक अंदर रहेंगे. जब इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये ऊपर की सरफेस पे आएंगे और एक लंबा सांस लेके और फिर वापस चले जाएंगे. ठीक है? और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नंबर 6, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन. इनके अंदर मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द other animals, and they have twice blood volume as compared to their body weight. इनकी बॉडी वेट के हिसाब से जितना ब्लड होना चाहिए एक नॉर्मल एनिमल के अंदर, उससे 2 गुना ब्लड इनके अंदर वॉल्यूम के एतबार से बात हो रही है. ठीक है? वॉल्यूम के एतबार से, यानी कि उसके टोटल बॉडी वेट के हिसाब से जो वॉल्यूम बनता है उसके हिसाब से ट्वाइस ब्लड होता है उनके अंदर. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज डाइविंग रिफ्लेक्स. सो दिस इज हाउ दे रिमेन फॉर hours, 2 hours and without coming up to the surface of the water. And now the lung capacities. So dear students, there are different capacities of the lung and different volumes of the lung. उनको हम स्टडी करेंगे. So the first one is total lung capacity, और TLC से कहा जाता है. It is the maximum amount of air, the maximum amount of air present in the lungs when they are fully inflated in an adult. क्लियर? एक एडल्ट में गहरा सांस लेके मैक्सिमम एक लंग्स जो हमारे जो लंग है वो कितना वो इन्फ्लेट हो सकता है, उसमें कितनी हवा जो है वो जा सकती है, एयर इनहेल की जा सकती है, उसे टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है. एंड इट्स वैल्यू इज 5 लीटर्स इन एन एडल्ट. 5 लीटर तक एक एडल्ट, एक एवरेज एडल्ट के अंदर जो है इसकी कैपेसिटी मौजूद होती है व्हेन द लंग्स आर फुली इन्फ्लेटेड. और इसी से रिलेटेड कुछ वॉल्यूम्स भी हैं. ठीक है? मुख्तलिफ तरह के वॉल्यूम्स हैं. इंशाल्लाह व्हेन यू आर गोइंग टू द मेडिकल कॉलेजेस यू विल लर्न ओवर देयर इन डिटेल्स. सो उसमें से 4 मेजर वॉल्यूम्स हैं. नंबर 1 is the tidal volume. Or TV, it is the amount of air
air which is inspired and expired during one breathing or one respiratory cycle. और डियर स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज अबाउट 500 ml. 500 ml जो एयर है वो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में इनहेल और एक्सहेल की जाती है, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. इसी तरह से देयर इज अनदर वॉल्यूम दैट इज इंस्पायरेटरी, reserve volume or IRV. It is the volume of air. It is the maximum amount or volume of air inspired. Inspired means inhaled or inhaled during normal inspiration. जब आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उस दौरान मैक्सिमम कितनी एयर अंदर आ सकती है, इनहेल की जा सकती है, उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है. और इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज़ फ्रॉम 2500 ml to 3500 ml. क्लियर? हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन या फोर्स्ड इंस्पायरेशन के भी हम कोई बात नहीं कर रहे, नॉर्मल यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं. अनदर वॉल्यूम इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम or ERV. So it is the maximum amount of air exhaled during नॉर्मल एक्सहेलेशन. जैसे मैं नॉर्मली एक्सहेल कर रहा हूं, तो नॉर्मल एक्सहेलेशन में खुद से फोर्सफुल नहीं, ये मैंने खुद से किया है, खुद से फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1100 ml. क्लियर? इसी तरह से द फोर्थ वॉल्यूम that is residual volume or RV. It is the amount of air, the amount of air remaining in the lungs after forceful expiration. Clear? And its value is 1.5 liters or 1500 ml. Clear? So that is known as the residual volume. So dear students, ये 4 नॉर्मली वॉल्यूम्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इनको मैयर भी किया जाता है. इनको किस तरह से मैयर किया जाता है? बाय द डिफरेंट डिवाइसेस. और इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर्स. तो आप इन द फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, जो आपका मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट प्रॉफ होता है, उसके अंदर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, उसके अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर आपकी बेसिक्स बना दी गई, चूँकि इंटरमीडिएट लेवल है ही बेसिक्स पे, मतलब उसके फंडामेंटल्स के ऊपर है, और इससे आगे मज़ीद इसकी भी डिटेल्स जो हैं वो आप FSC लेवल पे मेडिकल
कॉलेजेस के अंदर आप उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द control of breathing. The control of breathing means how the rate of breathing is controlled. Clear? So इसमें हम पहले ये देखेंगे at rest, breathing at rest. At rest, it is also called as quiet breathing. Quiet breathing. So at rest, dear students, we respire at the rate of 15 to 20 times per minute. So this is our frequency or rate of breathing. Clear? Rate का मतलब है कि पर मिनट हम कितनी दफ़ा सांस लेते हैं नॉर्मली, एक एट रेस्ट और क्वाइट ब्रीथिंग. ठीक है, जब कोई फिजिकल मज़ीद मतलब कि कोई हैवी एक्सरसाइज और भाग दौड़ वगैरह नहीं हो रही, एट रेस्ट. एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, it may go up to 30 times per minute. और डियर स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा फिर वो एक्सरसाइज होती जाए, मज़ीद लेबरस वर्क होता चला जाएगा, तो ये 30 से भी क्रॉस कर सकता है. बट दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक्स, वी हैव टू फॉलो इट. क्लियर? सो 30 टाइम्स, ये 40 तक भी जा सकता है वैसे. सो हमने इसको 30 को फॉलो करना है. और डियर स्टूडेंट्स, द रेस्पिरेटरी सेंटर, center is located in the brain. Respiratory center is located in the brain. और dear students, brain में कहाँ पर मौजूद है? It is present in the hind brain. और हाइंड ब्रेन में कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, प्लस पॉन्स, जो इसको असिस्ट कर रहा होता है, उसके पैटर्न को भी डिटरमिन कर रहा होता है. तो दी बेस्ट मैनेजर, ये सबसे बेस्ट मैनेजर है मेडुला और पॉन्स, जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट को भी कंट्रोल करते हैं, उसके रिदम को भी कंट्रोल करते हैं, उसके पैटर्न को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं. और डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग रेट? सो द मेन स्टिमुलस इज द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ये बेसिकली जो है डिटरमिन करेगा, इसको देखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर्स इनको डिटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हैं, और डिटेक्ट करके और फिर इसको आगे एक्शन जो है वो लाया जाएगा थ्रू दिस सेंटर्स इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब इंक्रीज होगा, सो इंक्रीज्ड, दिस मार्क मीन्स इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, सो इट विल लीड टू फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग. क्लियर? और समटाइम्स ऑक्सीजन जो है, जब उसकी भी पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल तक फॉल कर जाए, तो समटाइम्स वो भी जो है ये इसमें हेल्प आउट कर रहा होता है. और डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग
इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो हमने पढ़ा तो उसमें कुछ लिटिल बिट चेंजेस आ रही होती हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द कंटेंट्स ऑफ द एयर, उसको भी हम देख लेते हैं। एयर कंटेंट्स and inhaled air में उसकी परसेंटेज देखेंगे कितनी है, फिर उसको देखेंगे कि एक्सहेल्ड एयर में कितनी परसेंटेज है उन कंटेंट्स की। जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें हमें कंपैरेटिवली पता चल जाता है कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में क्या डिफरेंसेस आते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, कितनी होती है ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में, यानी जो इनहेल्ड कहाँ से कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से। सो उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है? इट कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। और फिर चूंकि वहाँ से डिफ्यूज़ करके एल्वेलर से और वो एल्वेलर कैपिलरीज में जाती है और हमारी सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है इन ऑर्डर टू गिव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज़, तो उसमें से जो आई थी 21% वो कंज्यूम होगी और एक्सहेल्ड एयर में इट रिमेन्स अप टू 16%। इट इज़ 16%। क्लियर? यानी कि कितनी इसमें यूटिलाइज हुई? तकरीबन 5% ऑन एवरी ब्रेथ। Number 2 is carbon dioxide. So carbon dioxide in inhaled air, it is up to 0.04%। और चूंकि आई अंदर 0.04% थी, लेकिन हमारे लंग्स ने हमारी बॉडी से जो डिफरेंट टिश्यू से कलेक्ट करके लाया थे कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हमने पढ़े थे, सो उसको एल्वेलर सैक के अंदर जो है डिफ्यूज़ करवाया जाएगा और उसको एक्सहेलेशन में रिमूव करवाया जाएगा। मींस कि जो एयर आई थी 0.04% कंसनट्रेशन के साथ, उसके अंदर ऐड की जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट गोज़ टू 4%। तो ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हाई है एक्सहेल्ड एयर में। तो आई 0.04% थी, गई 4% है। सो इट इज़ अ हाई अमाउंट। Number 3 are the water vapors. तो वाटर वेपर्स इनहेल्ड एयर में स्टूडेंट्स ये वेरिएबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी, कि बाहर के एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है। लेकिन जब एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें वो सैचुरेटेड होती है, दैट इज saturated with water vapors. And another gas is present in the air, that is nitrogen. So dear students, nitrogen inhaled air में 79% और जितने परसेंट आई थी उतने परसेंट ही एक्सहेल हो जाएगी। देयर इज नो लिटिल बिट इवन माइनर्स भी, कोई पॉइंट्स में भी डिफरेंस आमतौर पर नहीं आएगा। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए ज़रूर आपने तैयार करना है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने मैरीन मैमल्स यानी कि सिटेशंस को किस तरह से एक्विप किया कि वो 2-2 घंटे तक पानी के अंदर यानी ओशंस के अंदर बग़ैर सांस लिए ज़िंदा रह सकते हैं। हम तो 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो 1.5 मिनट या 2 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस अपना सांस बंद कर सकते हैं, अपने उसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन सिटेशंस को कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने डाइविंग रिफ्लेक्स से नवाजा,
जिसकी वजह से वो 2-2 घंटे तक पानी के अंदर बग़ैर सांस लिए ज़िंदा रह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लंग कैपेसिटीज़ भी आपके साथ डिस्कस की, होपफुली उसमें भी आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।